ये बताइए आपके जहन में प्रपोज़ल के हवाले से क्या चीज़ आती है? रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है? एक बड़ा खौफ आता है जब कोई कहता है कि जी एक इसका प्रपोज़ल बना दें, इस फंडिंग का एक प्रपोज़ल बना दें, एक रिसर्च प्रपोज़ल बना दें, तो एक बहुत ही ऐसा ख़्याल आता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, कौन करवाएगा, शायद उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता ये, तो क्या करें? तो ये जो बाज़ दफ़ा अल्फाज और वोकैबलरी जो होती है वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं और वो मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब बाज़ मुश्किल लफ्ज़ होते हैं, लेकिन ये कि वो इसीलिए मुश्किल लग रहे होते हैं कि अगर उसको ओपन कर दिया जाए और आसान और सिंपल वे में बता दिया जाए तो वो काफ़ी आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे किसी से कहूँ कि एक मैरिज प्रपोज़ल बना दें तो सबकी समझ में आ जाएगा, है ना। एक मैरिज प्रपोज़ल को देखकर हम जो अपना बनाएं कोई भी, तो क्या होगा उसमें हम लिखेंगे, हमें पता है हमने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपनी उम्र बतानी है, अपना तनख्वाह बतानी है, और इसी तरह से कहाँ काम करते हैं ताकि कोई वेरिफिकेशन करना चाहे तो कर ले वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं और हमने आसानी के साथ एक मैरिज प्रपोज़ल फ़ौरन बना लेते हैं कि उसमें ये चीज़ें लोगों के जहन में आती हैं। लोग पे पूछते हैं तनख्वाह कितनी है, कहाँ रहते हैं, जॉब कहाँ करते हैं, सिक्योरिटी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके जहन में आती हैं और आप खट से वो एक नक्शा तैयार करके और इस तरह दे देते हैं ताकि उनको सवाल करना ना पड़े। जो उनके माइंड में सवाल आ रहे आते हैं वो सब उसके अंदर उनका आंसर हो। और अगर किसी को वो टैली करना चाहें और उसको वो वेरीफाई करना चाहें और कहीं पूछना चाहें तो आप उसमें आता पता भी दे देते हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ, ये इसका एड्रेस है और मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरा ये ग्रेड है, ताकि इससे सब चीज़ उनको पता चल जाए। मैं ये ज़बान बोलता हूँ, हम किस इलाके के रहने वाले हैं और मेरी प्रेफरेंस कैसी लड़की है, ये सारी चीज़ें, या कैसा शौहर होना चाहिए, ये सब चीज़ें फ़ौरन हमें समझ में आ जाती हैं। ठीक, इसी तरह से कोई बिज़नेस के प्रपोज़ल्स होते हैं, लोग तैयार करते हैं कि जब आप मेरे साथ काम करेंगे तो ये प्रपोज़ल है, मैं ये सर्विसेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बिल्डिंग में दूंगा, एक्सपर्टीज़ आप अपनी लेकर आएंगे। तो वो उसको पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि जी मुझे इनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से जब आप कोई PhD करना चाहते हैं, डॉक्टर का लफ्ज़ लगाना चाहते हैं अपने साथ, तो पहला तो काम ये होता है कि आप जो लोग अथॉरिटी हैं, जो आपको डिग्री अवार्ड कर सकते हैं, आप उनसे परमिशन लेते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं। उसको वो ये चेक करते हैं, जो रिसर्च प्रपोज़ल हम किसके लिए बनाते हैं, ये उन लोगों के लिए बनाते हैं जो हमें अप्रूवल देते हैं, जो हमें फंडिंग देते हैं। कई PhDs करने वाले फंडिंग भी 10-10 लाख रुपए भी फ़ंड मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है वो सर्वे बेस्ड होती है, आपको सर्वे कराना होता है लोगों से। तो क्या है, रिसर्च प्रपोज़ल एक ऐसा प्रपोज़ल होता है जो 2-3 सफ़े का होता है। अच्छा, 2-3 सफ़े मैंने इसलिए कहा कि मुझे क्यों नहीं कहा मैंने 2 सफ़े या 3 सफ़े, क्योंकि जो भी प्रपोज़ल मांगता है आपसे वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप लंबी चौड़ी बात नहीं करना, 2 सफ़ों से ज़्यादा ना हो, A4 साइज़ के 2 सफ़े से ज़्यादा आप बात नहीं करें। बाज़ लोग कहते हैं आपको जो कुछ कहना है आप इतने हज़ार अल्फाज में बता दें, हमें इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको प्रपोज़ल कितना बड़ा बनाना है, उसके लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को देखना है कि वो क्या कहते हैं। अगर पॉलिसी नहीं देख सकते, आपको नहीं मिलती वेबसाइट या कोई बताता नहीं है या लिखी भी नहीं है, तो फिर आप जो उस्ताद वहाँ पर मौजूद हो, जो जिसके अंडर में आप करेंगे, या जो वहाँ, उससे पूछ लें कि जी आम तौर से किस तरह के कितने बड़ा होना चाहिए। वो कहेगा 2-3 सफ़े का करके लिख के ले आओ। या उससे भी नहीं पूछ सकते, उस्ताद भी नहीं बताता, तो आप अपने वो लोग जो वहाँ ऑलरेडी एनरोल्ड हों, रजिस्टर्ड हों, आप उनसे पूछें कि भाई तुमने जब प्रपोज़ल बनाया था तो वो कितना सफ़े कितना बड़ा था, कितने वर्ड थे, कितने अल्फाज थे उसके अंदर। ठीक है, ये वो रिसर्च प्रपोज़ल है कि जब कोई भी शख्स इसको पढ़ेगा तो वो पढ़ने के बाद समझ जाएगा। अच्छा, फिर एक तो प्रपोज़ल ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से बना दें, कोई चीज़ पहले करें, कोई बाद में करें, कोई बीच में करें, कोई आखिर में करें। दूसरा तरीका ये है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि जब भी आप प्रपोज़ल बनाएं तो क्या करें, पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसमें लिटरेचर रिव्यू होगा,
फिर उसकी एक बॉडी होगी, उसमें ये चीज़ें होंगी। उस रिसर्च प्रपोज़ल में आप अपनी मेथडोलॉजी डिफ़ाइन करेंगे, आपका टॉपिक भी उसके अंदर लिखा हुआ होगा, टॉप पे टॉपिक होगा, फिर आप उसको यानी एक ऑर्डर बना दिया है। ये ऑर्डर बहुत हार्ड एंड फास्ट इस रूल नहीं है इसका, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं जो सब में ही होती हैं। तो वो इस तरह से जो भी शख्स आपको अप्रूवल देता है वो मीटिंग के दौरान 30-40 लोगों को उसने अप्रूव करना है। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो आप ढूंढता रहे कि आपकी मेथडोलॉजी कहाँ होगी, मेथड्स टूल्स कौन से आपके इसमें होंगे, या आप यानी ये इसका डिज़ाइन क्या है, कितनी बजटिंग इसके कितनी है, प्लानिंग कितनी किस तरह से है। तो हर आदमी के पास ये टाइम नहीं कि एक आदमी का सफ़े के शुरू में ढूंढे, दूसरे का आखिर में ढूंढे, गोता लगाया आपके। तो क्या किया है उन्होंने, ऐसे हिस्से बना दिए हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं, ताकि जब भी वो देखें उनको ये 5 मोटी मोटी बातें पता चल जाए, 5, 7, 8 बातें पता चल जाएँ। मिसाल के तौर पे वो देख लें कि आप जब काम शुरू करने, सबसे पहले तो वो टाइटल देखेगा आपका, उसी से आधे लोग हाँ या ना करेंगे, हाँ ये तो इस पर तो बहुत काम हुआ है, अरे मैं तो इतनी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे तो पता है इस पर तो बहुत लोगों ने काम किया है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो टॉपिक ही रिसर्च वाला नहीं, बच्चों जैसा टॉपिक है, इस पर कोई ज़रूरत थोड़ी काम करने की, तो वक्त ज़ाया करेंगे यूनिवर्सिटी का। तो इस तरह से पहला तो काम यही होता है कि आपका वो टॉपिक ऐसा कैची हो, ऐसा अट्रैक्टिव हो, इतना अच्छा हो कि वो उसको देखकर वो लोग जो इस फील्ड के नहीं भी हों वो भी समझें कि हाँ इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं उसके अंदर बारी बारी। तो प्रपोज़ल क्या है, व्हाट डज़ अ प्रपोज़ल डू। मैंने इस सवाल जो है, एक प्रपोज़ल क्या होता है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको आप मखसूस स्टेप्स में बताते हैं, और उसका एक ऑर्डर दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड उसका है, वो स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो होता है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं या कंटेंट है वो थोड़े थोड़े से, कई लोग ऐसा करते हैं एक ही बात में दूसरी बात भी डाल दें। इंट्रोडक्शन कराया तो उसके अंदर ही उन्होंने लिटरेचर सर्वे भी डाल दिया, आदमी समझ जाता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही, कोई ऐसा नहीं कि आप यूँ करेंगे तो वो कई बात ऐसे लिखते हैं कि उसी एक ही बात के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाता है और वो इंट्रोडक्शन भी होता है उसके अंदर ही, तो समझ जाता है आदमी हाँ इसका ये मकसद है या ये बात उसने कह दी पहले से। ठीक, इतने फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है इंसान में। लेकिन हम यही ढूंढ रहे होते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसका मकसद क्या है, फिर इसका बेनिफिट क्या होगा आखिर में। जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं उस प्रपोज़ल को तो आखिर में ये बताते हैं कि इससे अगर हमें मौका दिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी करने का तो इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या काम होगा इससे। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो प्रपोज़ल का हिस्सा है। अभी आपने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके माइंड में एक पिक्चर है, वो आपने उसी ऑर्डर के साथ लिख दिया, ये हो जाता है, इसको कहते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। आप ड्यूरेशन भी बताते हैं बाज़ जगह पे, यूनिवर्सिटी का तो टाइम उन्होंने ख़ुद दिया हुआ होता है कि हमें 4 साल के इससे पहले करें। बाकी जो प्रपोज़ल्स होते हैं काम करने के या प्रोजेक्ट वगैरह के, आप कहते हैं भाई ये मेरा काम सिर्फ 5 महीने का है, फिर आप बताते हैं कि पहले 2 महीने में मैं ये कर लूँगा, दूसरे 2 महीने में मैं ये करूँगा, तीसरे में ये करूँगा। तो अगर आप इस तरह कुछ बता सकें कि पहले साल में मैं इतना काम करूँगा, दूसरे में इतना, मेरे 8 चैप्टर्स होंगे, उनमें से 2 चैप्टर्स जो है, प्रपोज़ल जो होता है इसी को आप लोग कहते हैं सिनॉप्सिस। जो लफ्ज़ सिनॉप्सिस है ये थोड़ा और मुश्किल लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, यानी इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ ज़रा अच्छा आप काम करना चाहते हैं, मैं सिनॉप्सिस बना के मुझे दे दें, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपके जहन में जो भी चीज़ें हैं मुझे ये बता दें इसका मकसद क्या है, किस पे काम करना चाहती हैं। टॉपिक से मैं समझ जाऊँगा कि आपका एरिया ये है, फिर जो इंट्रोडक्शन है उससे मैं समझ जाऊँगा कि आप क्यों करना चाहती हैं काम ये। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू, इसका लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि इस मौजू पर अब तक कितना काम हो चुका है और अब मैंने क्या करना है। आप ये नहीं कहते कि इस पर आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। अगर कोई कहेगा भाई इस पर तो फ़लानी किताब लिखी है, इसमें फ़लाने लेक्चर दिया है, फ़लानी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो आपने क्या कहना है कि मैंने कब कहा कि इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा काम हुआ है, लेकिन उसमें से ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये निगलेक्टेड हैं, इस पर अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। ठीक है, मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और इस काम को करने के लिए
मेरा तरीक़ा यह होगा, मेथडोलॉजी के जो स्टैंडर्ड हैं वो आपका क्वालिटेटिव है या जो और कोई दूसरा मेथड है, जो भी क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों में से जो भी हो, तो फिर उसके मज़ीद नीचे जो उसकी ब्रांचेज़ हैं कि आप उसको मज़ीद बताएं कैसे करेंगे आप। जो क्वालिटेटिव होता है इसके अंदर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है या आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप होती है या एनालिसिस इसमें हम करते हैं चीज़ों की। ये एक हिस्टोरिकल और आर्काइवल बेस्ड होता है जो इस तरह के जो काम होते हैं। और जो दूसरा होता है वो साइंस वाले ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आजकल कई कामों को रुझान हो गया है, मिक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। मिक्स मेथड क्या होता है? कुछ काम हम बैठ के करेंगे, कुछ काम हमारा, पहले तो हम ये बताएं ऑब्जर्वेशन, कुछ काम हमारा ऐसे, कुछ काम हमारा इंटरव्यू बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, सर्वे बेस्ड है। या हम सब कुछ करेंगे, हम उस्तादों से भी पूछेंगे, हम क्लास में बैठ के ऑब्ज़र्व भी करेंगे लोगों को, और फिर हम और भी कोई चीज़ें इसके अंदर आप करना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो क्या है, मुझे 2 सफ़े पढ़ के 4 साल तक जो आप कुछ करेंगे वो मुझे पता चल जाना चाहिए। जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर होनी चाहिए। इसे कहते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक, देखें कुछ अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं। What is it that we want to research? यानी जब आप प्रपोज करें कोई रिसर्च स्टडी को तो वी नीड टू टेल द रीडर, पढ़ने वाले को हम क्या बताएं? What is it that we want to research? क्या करने लगे हैं हम, कौन सा सिग्निफिकेंट काम हम शुरू करने वाले हैं जो इसकी वर्थ है। दूसरा, what is the question that we want to have answered? अभी हम बात करेंगे रिसर्च क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ। आप कोई ऐसा सवाल भी बनाएं कि वो कौन सा जवाब है जो हम इसमें आंसर करेंगे, वो कौन सी गुत्थी है जिसे हम सुलझाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए हम कुछ रिसर्च क्वेश्चंस भी बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम आगे इस पर कल भी शायद बात करें यहाँ। तो रिसर्च ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जहन में एक अंगड़ाई लेते हैं कि भाई ये चीज़ें भी, यानी आप सामने वाले को ख़ुद ही बता देते हैं कि भाई मुझे मौका मिला तो ये क्वेश्चन इनको मैं एड्रेस करूँगा, इनको मैं आंसर करूँगा। ये होते हैं रिसर्च क्वेश्चन जो बहुत पावरफुल होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके बाद क्या है, हाउ दिस क्वेश्चन विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड आंसर्ड। आप कहेंगे मैं इसको आंसर करूँगा। अब मेरा सवाल ये है कि आप कैसे आंसर करेंगे, आपका क्या तरीक़ा होगा इन बातों को आंसर करने के लिए, वो मेथड है आपका। वैसे तो आप दावा कर दें कि जी मैं आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन सवाल ही पैदा होता है करेंगे कैसे आप, उसके लिए क्या टूल्स हैं आपके पास, क्या तरीक़ा है। वो तरीक़ा जो है वो भी आपने मेंशन करना है। फिर तरीक़ा मेंशन करने से भी कुछ नहीं होता, वो कंपैटिबल भी होना चाहिए। यानी जो तरीक़ा आपने बताया है वो उसके मुताबिक होना चाहिए। तो ऐसे ही टूल लें जो उसको करने की, वरना जो आदमी मेथडोलॉजी वगैरह जानते हैं वो कहते हैं काम तो ये थियोरेटिकल है, इसके लिए सर्वे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इसके लिए तो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस टूल की ज़रूरत है वो टूल तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया इसके अंदर। तो क्या है, टूल में और आपकी जो काम है उसमें मुताबिकत भी होनी चाहिए। सब ऑल डॉट्स शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, जैसी स्टडी जैसा टॉपिक होगा उसका बैकग्राउंड भी उसी टाइप का, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। मसलन अगर आप कोरोना वायरस पे कर रहे हैं तो आपका कोरोना वायरस से मुताल्लिक ही लिटरेचर रिव्यू आप उसके अंदर दें कि अब तक इस पर कोई स्टडी नहीं हुई और इसको रिलीजन ने कैसे लिया है, किस रिलीजन ने कैसा किया। तो आप जो उसका बैकग्राउंड, तो सब चीज़ों में मुताबिकत होना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप ऐसे ही किसी और का उठा के इसके अंदर लिख दें। अच्छा, एक चीज़, चलें हम टॉपिक पे जब बात करेंगे तो आपको ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सिनॉप्सिस क्या होता है। सबसे पहला आपका वास्ता पड़ेगा एक सिनॉप्सिस से, एक, और ये कि जो सिनॉप्सिस होगा वो क्या है, एक तरह से एक रिसर्च प्रपोज़ल है। रिसर्च प्रपोज़ल का लफ्ज़ ऐसा है कि रिसर्च पता नहीं क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने बारी बारी, उसका सबसे पहला जो बुनियादी स्टेप होता है वो आपका टॉपिक होता है, क्योंकि जो टूल होगा, जो काम होगा, उससे सब चीज़ें उसके मुताबिक होंगी।
उसका पढ़ना, काम करना, आपकी किस किस्म के एरिए में आप काम करना चाहते हैं उसके मुताबिक मेथड लगाएंगे, उसके मुताबिक टूल्स लेंगे, उस मुताबिक ही आप बताएंगे कि मुझे मौका दिया तो उसके बेनिफिट ये होंगे सोसाइटी को। जैसा काम कर रहे हैं आप वैसे ही उसके बेनिफिट। दवा बेच रहे हैं तो आपके मरीज़ सारे सही हो जाएंगे, और अगर आप खाना खिला रहे हैं तो आप कह दीजिए पेट सबके भर जाएंगे। तो जैसे सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगी। ये नहीं होगा कि आप किसी की चीज़ उठा के, हाँ हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको दूसरों से, लेकिन आपको खुद। ये था बड़ा अच्छा। इसमें सबसे बुनियादी और पहला एरिया ये होता है कि हमने पहले भी इस पर बात की थी, दोबारा थोड़ी सी कर लेते हैं बात, कि सबसे मुश्किल काम, मेरे पास स्टूडेंट कहते हैं, मुझे फ़ोन भी आते हैं, और जब भी मैं मिलता हूँ किसी से, किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाता हूँ, तो मुझे ये कहते हैं सर बस अब आप बता दें किस टॉपिक पे काम करूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप किसी से पूछें मैं कैसे, किसी ने निकाह करना हो, शादी करनी हो, तो आप किसी से पूछें बताएं मुझे कहाँ पे मैं शादी करूँ, कैसे करूँ, कुछ इसके बारे में, लड़की कैसी होनी चाहिए या आदमी शौहर कैसा होना चाहिए। तो क्या है, ये आपने खुद अपने लिहाज से ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसका भी खुद आपने सोचना है कि कैसा आपके माइंड में कुछ हो। इसी तरह 4 साल तक जिस टॉपिक पर आपने रात दिन काम करना है, फिर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका एकेडमिक करियर है, वो सारा उस पर बेस करता है। तो आपको 4 साल तक जिस के साथ रहना हो और आइंदा भी उसमें आगे बढ़ने की आपकी तमन्ना हो, तो वो ऐसे ही होना चाहिए टॉपिक या एरिया जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो काम करके। ठीक है, तो इसके लिए ये है टॉपिक के लिए कि आस्क योर सेल्व्स एंड एक्सप्लोर योर सेल्व्स, नो योर सेल्फ। आप बार बार गौर करें, पूछें कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन, फॉर रिसर्च। कोई जो भी अपने आप से पूछें, देखें आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सा एरिया जिसको आप अच्छी तरह से आपकी उसमें गिरफ्त हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ख़ुद अपने आप से पूछें। एक ब्रॉडर एरिया तो आपको ख़ुद पहले से तय करना है, ठीक है, फिर उसमें भी एक थोड़ा और नैरो डाउन करके थोड़ा सा और उसको नीचे कम करना है, मुख्तसर करना है या उसको छोटा बनाना है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है इसके अंदर कि हैविंग अ टॉपिक इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जितना अच्छी तरफ आप पहली ईंट आपने रख दी, जैसा एरिया आपने ले लिया, हो सकता है ये फ्यूचर का बेस्ट एरिया हो सकता है इसमें तो आप पायनियर बन जाएं कि आप पहली शख्स हो जो इसमें काम करने लगें, आपकी तो सबसे ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। या ऐसा एरिया आपने ले लिया है जिसकी कोई खपत ही नहीं है, कोई कहता है ये क्या कर रहे हैं आप काम, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जिससे भी हर आदमी को जवाब देना पड़ रहा है, कर लिया तब भी उसकी कोई वो नहीं है, वर्थ नहीं है। तो ये सबसे एक अहम चीज़ होती है कि ऐसा एरिया लें जो ब्रॉड टॉपिक नीड्स टू बी नैरो डाउन। ये है जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उन्हें आपने नैरो डाउन करना होता है। देखिए सुपरवाइज़र का काम जो होता है, हम समझते हैं शायद सुपरवाइज़र जो है वो सब कुछ करके दे देगा, लिख भी शायद वही दे, और कोई बड़ा से बड़ा सुपरवाइज़र लें। जो जितना बड़ा स्कॉलर होता है या जितना उसके पास उतना ही ज़्यादा मसरूफियत होती है और उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। उसकी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि वो चाहता है आप PhD कर लें, लेकिन उसकी ये प्रायोरिटी नहीं होती लाइफ की कि वो आपके PhD होने से उसको कोई फ़ायदा होगा, सिवाय इसके उसके नाम के साथ कुछ लोगों के आते हैं। लेकिन क्या है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उससे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो तो PhD कर चुका है। और लेकिन तो इस वजह से एक तो बहुत मशहूर आदमी जो होगा उसके पास टाइम वाइम नहीं होता बिल्कुल भी। दूसरा, जो दूसरे भी लोग होते हैं, सुपरवाइज़र का काम ऐसे होता है कि जैसे एक शायर है, छोटा शायर है, किसी बड़े शायर के साथ वो नत्थी हो जाता है ताकि वो भी वैसा बड़ा शायर बन जाए। वो पहले से शायर होता है, उसे सब आता है, बस थोड़ी नोक पिलक संवारने का काम वो क्या करता है, बड़ा शायर करता है, उससे वो शायर बन। तो आम तौर से जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो इनको आ जाता है काम या मसरूफ़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी नीयत पे तो नहीं शक करते किसी के भी, लेकिन क्या है, हर आदमी बहुत मसरूफ़ होता है। हाँ, कभी कभार बता सकता है, लेकिन उंगली पकड़ के आपको चलाना या बहुत से, या आपने खुद सारी चीज़ें करनी होंगी। तो सुपरवाइज़र को फिर लोग बुरा भला कहते रहते हैं कि जी वो उसके टाइम नहीं देता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। और तो ये कि उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मेरे स्टूडेंट कुछ मेरे साथ करते हैं,
अब जब मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ उस वक्त उनको फ़रागत होती है। अगर मैं अपनी फ्री टाइम में उनको बुलाऊँ तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, उनको वहाँ पे मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही होता है, जब मुझसे मसरूफ़ टाइम में बात करेंगे मुझसे तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा, कम ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उनसे मुख्तसर बात करूँगा ये, या मेरे पास आएंगे तो मैं कह दूँगा मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैं नहीं। तो क्या है कि कुछ सोशल इश्यूज़ भी हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, दूर से आते हैं, उनके पास मसले हैं। जी हाँ, और देखिए 2 नंबर चीज़ों से ना कभी भी इंसान को सही तरह की तरक्की नहीं मिलती। एक जेन्युइन स्कॉलरशिप या कोई भी फील्ड हो उसके अंदर आपकी ऑनेस्टी बहुत होती है। कसीरुल मुताला आपको होना चाहिए, वसीउल मुताला आपको होना चाहिए जो भी आप काम करें, और फिर उसमें बरकत भी होती है अगर आप ईमानदारी के साथ, अगर आपको अपने टॉपिक से, अपनी रिसर्च से, अपने काम से लगाव, दिलचस्पी है और आपको पढ़ के खुशी होती है जो भी काम करते हैं आप उसमें, तो अगर कोई सी भी फील्ड हो उसके अंदर, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, कोई तालीम का हो, अगर आप उस काम से सिंसियर हैं, कमिटेड हैं, और तो फिर क्या होता है, ख़ुद ब खुद चीज़ें आपके जहन में आती हैं, ख़ुद ब खुद आपको तरक्की मिलती है उसके अंदर। तो पहला तो यही काम है कि आप, अच्छा, टॉपिक हासिल करने के लिए जो है ना, आपको ये जो लिटरेचर रिव्यू करके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी आप अब तक जो काम हुआ है उस, आजकल तो बहुत आसान हो गया पढ़ना, क्योंकि आप तमाम लाइब्रेरी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने जितने थीसिस हुए हैं अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, वो उनकी वेबसाइट पर जाएं, वो मिल जाते हैं। वो अक्सर थीसिस छप चुके हैं, वो भी ऑनलाइन फ्री मिल जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। तो उससे क्या आपको अंदाज़ा होता है, जितना ज़्यादा आप देखेंगे चीज़ों को, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1000-2000 आर्टिकल पढ़ के आएँ या इतनी किताबें पढ़ के आएँ, इसमें तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा इसमें। इसका मतलब ये होता है कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है, आप आखिरी 10 सालों में, 5 सालों में जो लिखी गई वो देख लें ऐसे लिटरेचर, कि 5 साल पहले इसने ये लिखा था जब ये आइडिया नया नया आया था। मतलब प्लूरलिज़म है, ये प्लूरलिज़म आए हुए 20-30 साल हुए हैं, यानी लफ्ज़ तो बहुत पहले से 100 साल हो गए होंगे, लेकिन क्या है, प्लूरलिस्टिक वैल्यूज़, प्लूरलिज़म, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। अभी गुज़िश्ता 70 के बाद से, 70 के बाद से ये पोस्ट मॉडर्निज़म का ज़माना है, मॉडर्निटी का एक लफ्ज़ था। आप लास्ट कुछ चीज़ें देख लें तो आपको पता चलेगा जो पहला पेपर पॉपुलर हुआ वो ये वाला था, यह किताब बहुत पॉपुलर हुई इस फील्ड की। किसी से पूछें कि जो भी आपको उस पर काम कराएगा वो कम से कम 2-4 किताबें तो बताएगा आपको। तो देख लें, पहली जो किताब लिखी गई थी वो बेस्ट सेलर बनी या बहुत पॉपुलर हुई, फिर 2 साल के बाद दूसरी वाली हो गई, या दूसरा पेपर लिखा गया वो बहुत पॉपुलर हुआ, या सब टीचर उसको रेकमेंड करेंगे ज़रूर पढ़ें। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पहले वाले में नहीं थी, दूसरे वाले ने की, तो वो फिर दूसरा बेहतर पेपर बन गया। अगर सेम चीज़ उसने रिपीट की है फिर तो वो बेहतर नहीं होगा, ऐसी तो बहुत से लोगों ने की होंगी। फिर तीसरा पेपर कोई देख लें आप 1-8 साल और पूछें कि इसके बाद क्या हुआ, तो कहा जी फ़लाने एरिया में एक साहब ने लिखा था, ओ उसने तो ये, मसलन प्लूरलिज़म अगर है तो एक ने इसके बारे में लिखा कि हाँ होना चाहिए, दूसरे ने लिख दिया एंटी इस्लामिक है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, तीसरे ने लिखा ये तो एंटी जूइश टॉपिक है, प्लूरलिज़म की कोई गुंजाइश नहीं, देयर इज़ नो रूम फॉर प्लूरलिज़म इन जुडाइक ट्रेडिशन। आपकी तो तीन पहलू हो गए आपके जहन में ये। फिर एक ने लिख दिया इसके जो बेनिफिट्स वेस्ट को मिले हैं, उसकी तरक्की की वजह ही है, आपने वो पढ़ लिया। तो अलग अलग एंगल से आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं। एक ने उसके फ़ायदे बता दिए, एक ने उसके सिर्फ नुकसान ही बता दिए, एक ने कहा कि जी ये जो फ़िलासफ़ी ही गलत है, बिल्कुल ये फ़िलासफ़ी ठीक नहीं है, ये जो इस्लामोफोबिया है, किसी ने कहा इस्लामोफोबिया इज़ द डेथ ऑफ प्लूरलिज़म, उसके होते हुए प्लूरलिज़म तो हो ही नहीं सकता, प्लूरलिज़म एक आइडिया है। तो क्या है, इस तरह से पढ़ें, एक फेवर का पढ़ लें, एक अगेंस्ट का पढ़ लें, बस इधर, तो आपको पता चल जाएगा अब क्या रह गया इसके अंदर। तो उससे आपको एरिया पता चल जाएगा, जो भी आपने फील्ड मुंतखब की है उसके अंदर आपको। तो ये मतलब नहीं कि आप कोई सारी लाइब्रेरियाँ छान मारें, सब कुछ पढ़ लें, कम से कम मोटी मोटी बातें तो आपको पता हो कि ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, एक नया डिज़ाइन, एक नई। देखिए इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए यही नहीं होता कि आप किताबें पढ़ें, टू गिव बर्थ टू अ न्यू आइडिया, ये एक इंटेलेक्चुअल माइंड का काम होता है। तो टू गिव बर्थ टू अ न्यू आइडिया, ये जब आप 2-4 चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे एक नया आइडिया मिलता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है
2 आइडिया मिलाते हैं तो एक तीसरा आइडिया आपको नज़र आता है उसमें से। तो ये चूँकि ये क्लास ये एक तरह से बिगिनर्स की क्लास है, कोई बहुत वो नहीं है इसमें कि इसको कोई बहुत, हम इससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ अगर आप बात करना चाह रहे हो, कोई चीज़ पूछें तो पूछें। ये भी वही उसी तरह की मिलती जुलती बातें हैं। अच्छा, कैसे टॉपिक ढूंढते हैं? आइडेंटिफाई टॉपिक। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, एसेस एन ओल्ड टॉपिक विद इन अ न्यू एंड यूनिक कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? हाँ, जैसे कोई मिसाल आती है आपके जहन में? जैसे कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अभी वेस्टर्नाइज हो रहा है। पहले इस्लाम को फॉलो किया जा रहा था, वो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो रहा है। तो चलें, आप कह सकते हैं पहले वालों ने क्या इस्लामाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लें या सिस्टम, पॉलिटिकल इस्लामाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ज़ियाउल हक के ज़माने में था। अब मॉडर्नाइज मुजल्ल मुशर्रफ ने उसको एनलाइटेंड मॉडरेशन का नाम दिया। तो उस पर आप अब अगर कोई और नाम, अब रियासत मदीना का तस्वर आ गया, उसका आप हवाले से कोई काम करें कि जी हमारी गवर्नमेंट रियासत मदीना बनाना चाह रही है। तो इसी तरह नेशनलाइजेशन हुआ, फिर डी नेशनलाइजेशन का ज़माना आया। तो इस तरह लोगों ने फिर उन पर काम किया कि उसके डी नेशनलाइजेशन के क्या असरात पड़ रहे हैं। तो चीज़ें तो वही थी, सिर्फ उन्होंने उसको थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से, तो उन्होंने फिर उस पर किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे, अखबारात में कॉलम्स लिखे गए, उस पर डिबेट और डिस्कशंस हुई कि भाई क्या है ये डी नेशनलाइजेशन और नेशनलाइजेशन, क्या चीज़ हो रही है। तो इसी तरह से पुराना कोई भी टॉपिक आपको मिल जाए, उसको विद इन अ न्यू एंड यूनिक कॉन्टेक्स्ट में आप उसको ले सकते हैं। और बताएं कोई और मिसाल क्या हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, सही है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होता है, उसकी स्टडी भी चेंज होती गई, और उसके अलावा उसका जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज होता है। सही। और कोई चीज़, नई चीज़, कोई पुरानी? सर कॉलोनाइजेशन हुई है, फिर हम कॉलोनाइजेशन को न्यू एक्सपेक्ट से बयान। बिल्कुल सही। जो कॉलोनाइजेशन जब वो थे तो कॉलोनाइजेशन इलाका वही, शहर वही, लेकिन फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आया तो उस पर पोस्ट कॉलोनियल एरा, उस पर लोगों ने काम शुरू कर दिया कि डी कॉलोनाइजेशन पे काम होने लगा कि किस तरह से डी कॉलोनाइज करें इसको। तो वो जो माइंड जो कॉलोनाइज हुआ हुआ है, कैसे हम अपनी तालीम की पॉलिसी को कैसे डी कॉलोनाइज करें, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को अंग्रेज़ों से निकाल कर अपने तौर पे अपने जो उसूल हैं उसके मुताबिक करें। क्या किया? वही सब कुछ है, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट बदल गया था। पहले कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट था, आप केवल वो उस वक्त आप काम करते थे, फिर वो चले गए तो फिर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। आपने वही बात, वही शहर, वही लोग, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही मुल्क, सिर्फ आपने क्या, द इम्पैक्ट ऑफ डी कॉलोनाइजेशन ऑन द सोसाइटी, इस तरह से कर दिया आपने। तो वो वही चीज़ है, लेकिन क्या है, तो ये मतलब नहीं हम नया कहाँ से लेकर आएँ, हर चीज़ तो नई नहीं होती। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। विद इन अ न्यू यूनिक कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है फर्दर रिसर्च, मैंने आगे लिखा फर्दर रिसर्च इज़ नीडेड। अरबी में इस तरह होता है, जो अरबी जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने यूँ किया हुआ है कि एक शख्स ने किसी किताब के कुछ हिस्सों पर पीएचडी किया, कोई पुरानी किताब लिखी हुई, जैसे अबू बकर गालिबन जस्सास की किताब अल-इहकाम, उस पर अल-इजमा तक या कुछ हिस्सों पर किसी एक ने पीएचडी किया, फिर दूसरे हिस्सों पर किसी दूसरे ने पीएचडी किया। उसने जब पीएचडी किया तो बता दिया कि मैंने सिर्फ इस किताब के इन हिस्सों को इन या वॉल्यूम 1 पे किया है, ठीक, इसकी मैंने एडिटिंग की है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट था या मैन्यूस्क्रिप्ट छप चुका था, लेकिन ये इस पे ज़रूरत थी, इसमें गलतियां थी, या तो
अगर बाहर ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है वो क्या करता है, वो एक ही चीज़ जो है उस पर 2-3 एक आदमी ने काम करके छोड़ दिया, अब आपको पता है इस किताब में कि आधे हिस्से पर फ़लाँ ने काम किया है, अब बाकी पे मैंने करना है काम। ये भी एक तरीक़ा होता है काम करने का कि ऐसी जो बुक्स वगैरह हैं उनको जी हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनको फर्स्ट आइडेंटिफाई द गैप्स, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स फिर ट्राई टू फिल देम आउट। तो वो तो एक ये भी जो किताबों के इंटरेस्ट है, चूँकि लास्ट टाइम यहाँ कुछ थे मदरसों वगैरह के मुतालिक लोग थे, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता कि वो ऐसी किताबें। अच्छा, ऐसे फाइंड न्यू कॉन्टेक्स्ट फॉर ओल्ड टॉपिक्स, टॉपिक तो ओल्ड, मिसाल के तौर पे प्लूरलिज़म, ये वेस्ट में आए हुआ बहुत अरसा हो गया इसको, मॉडर्निटी बहुत पुराना वेस्ट का टॉपिक है, और अब आप इसको यूँ कर दें कि हाउ इट इज़ रिसीव्ड इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, है तो वेस्ट का आइडिया पुराना ही है, ठीक है, लेकिन ये एज ए मुस्लिम, या हाउ इट इज़ परसीव्ड इन द मिडल ईस्ट, इन अरब कंट्रीज़, तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया आपने, ये वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न आइडिया है। इसी तरह डेमोक्रेसी है, ये अब सब जगह है, नाम की है, लेकिन क्या है, मिडल ईस्ट में नहीं है, वहाँ बादशाह थे। आप इसको उससे लिंक कर दें, उस इलाके से कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो यहाँ क्या फ़ायदे हो जाएंगे, वहाँ पे अगर अब तक बादशाह थे, तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो डी कॉन्टेक्चुअलाइज करके कभी कॉन्टेक्स्ट बना के, कभी न्यू कॉन्टेक्स्ट में ओल्ड टॉपिक्स के बड़े काम होते हैं कि भाई ये चीज़ अगर यहाँ अप्लाई की जाए तो यहाँ क्या इसके असरात होंगे। तो ये नए टॉपिक का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप सब कुछ नया करें, पुरानी चीज़ें सब काम आ सकती हैं, लेकिन उसमें फिर गैप्स तलाश करें। कोई चीज़ इसमें आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, पता कैसे चलता है ये गैप्स का? ये ज़्यादा पढ़ने से पता चलता है। कई दफ़ा हम भी जब कोई चीज़ काम करने लगते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर बहुत देखते हैं, यानी किताबें देखते हैं बहुत ज़्यादा ये तो नताइज सिफारिशात जो होते हैं उनको भी पढ़ा जाएगा, तो उससे भी हमें कुछ आइडिया हो सकता है। हाँ, जब कोई प्रपोज़ल बनाते हैं आप उसके अंदर, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर आप रिकमेंडेशंस भी, जब थीसिस लिखते हैं तो उसमें रिकमेंडेशंस वगैरह भी आप देते हैं, तो लोगों ने जो रिकमेंड किया हुआ होता है उससे भी आपको वो कह देता जी मैंने क्या किया है, मैंने पाकिस्तान बनने से लेके ये बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने तक को कवर किया है, ठीक है, मेरा थीसिस इस ज़माने तक है। अब उसके बाद जितने भी लोग आए, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या रही है, उनकी रिलीजियस और एजुकेशन पॉलिसी क्या रही है, उनके फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशनशिप पर क्या पॉलिसी रही है, वो मैंने कवर नहीं किया। तो आप समझ गए कि ये गैप है, इस हिस्से पे अब तक काम नहीं हुआ, तो इससे पता चलता है। तो इसी तरह मैं ख़ुद भी पर्सनली जब मैं कोई काम करने लगता हूँ तो यही करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिर रीडिंग करता हूँ, उससे मुतालिक जितना मटीरियल होता है, फिर उससे मेरे दिमाग में कोई एक नया आइडिया आता है, एक नई बात आती है, ठीक है, तो ये उसका हल होता है। तो आप लोग भी यही करें कि आपको, और वो ऐसे ना आप लोग ऐसे चीज़ों से कनेक्ट, ऐसे ग्रुप से कनेक्टेड रहें, अपने आइडिया फ्लोट करें, उसमें व्हाट्सएप पे करें, ऐसे ही अपने ग्रुप में लोगों में कि जी इस मौजू पे बताओ, कोई किसी के पास लिटरेचर हो, कोई किताब हो तो बताए, तो कुछ लोग बता देते हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं हम उनमें तो बहुत ज़्यादा बताते हैं एक दूसरे को, जो हमारे स्कॉलर्स के ग्रुप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हमें पता चलती है चीज़ें, हम खुद भी भेजते हैं। फ़ौरन कोई कहता था भाई मुझे एक लेक्चर देना, मुझे इस मौजू पे किताब चाहिए, तो हम PDF वगैरह जो भी होता है, जिसके बाद जो होता है लोग फ़ौरन ला के डाल देते हैं उसके ऊपर। तो इसी तरह कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई आइडिया हो रहा है, तो या एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं काफ़ी। आजकल शेयरिंग है, पहले लोग नहीं बताते थे किसी को, अब शेयरिंग है, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जिसके अंदर आप लोग जो है वो एक दूसरे को बताएं कि क्या कहते हैं, उससे मुतालिक जो आप काम करने जा रहे हैं। अब देखिए ना, आप किसी मार्केट में भी अगर आप 5-6 चक्कर लगाएं या 8-10 चक्कर, तो आपको एक एक कोना पता होगा, यहाँ ये डिज़ाइन है, यहाँ ये कपड़ा है, यहाँ ये कपड़ा है। अब आपको पता है फ़लानी टाइप का कपड़ा यहाँ नहीं मिलता, मैंने तो एक एक दुकान छान मारी है, बड़े वसूल। क्या अगर ऐसा हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आपका दिमाग में कोई आइडिया आएगा, कोई फिर एक दूसरी मार्केट चली जाएँ,
फिर आप कहें ये वाला दुपट्टा इस कमीज़ के साथ अगर मैच कर दिया जाए, ये इससे किया जाए, तो ये एक नया फ़ैशन बन जाएगा। जो फ़ैशन डिज़ाइनर होते हैं वो भी तो नई नई चीज़ें इस तरह की लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? पुरानी चीज़ों को नया कर देते हैं, कभी पुराने फ़ैशन नए बन जाते हैं, नए पुराने हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 चीज़ों को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं पढ़ने में। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ आप लोग बात करना चाहते हो तो करते रहें बात, क्योंकि बहुत देर तक किसी एक आदमी की बात को सुनने से भी इंसानी जो दिमाग है ना, वो फिर उसको हज़म नहीं करता, या उसको रिलैक्स चाहिए होता है, या बहुत ज़्यादा उसको नींद आने लगती है। तो अगर कोई बात आप बीच में करना चाहें तो आप ज़रूर पूछें। कोई चीज़ है पूछने वाली किसी से? आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं कि उस्ताद को कोई टफ़ टाइम नहीं देते, कोई ऐसा है ना, वरना उस्ताद तो शुरू में आके ही डांटना शुरू कर देते हैं ताकि कोई पूछने की हिम्मत और जसारत ना करे। तो लेकिन आप लोग जो है वो खुद ही जो है कोई सर ऐसे एक मुताले की जहत से अगर बात की जाए तो अब हमारे यहाँ वो एक चीज़ नहीं है कि हमें खास हमारा कोई स्टडी टाइम हो, हम बुक पढ़ रहे हो हार्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से, क्योंकि अब वही आपकी वाली बात की ग्रुप इतने हो गए हैं और फिर उसमें कुछ बड़े बड़े किसी किताब का कोई इक़्तिबास ऐसा शेयर हो जाता है लंबा कि हम उसको पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा इस तरह से भी तो टाइम सर रीडिंग में जा रहा होता है। तो वो चीज़ तो शायद मुझे नहीं पता कि वो हमारे लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, कि वो जो हमारा हार्ड कॉपी के साथ एक टाइम होता था वो सब रूटीन में नहीं है। देखिए, ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं आजकल हार्ड कॉपीज़ के साथ टाइम की। ठीक है, 3 तरह के लोग हैं हमारे पास ना। एक वो लोग हैं जो मेरी एज के लोग हैं, वो हमने आधी ज़िंदगी तो किताबों से ही पढ़ा है जब तक पीएचडी वगैरह करते थे अब, और आधी जो हमारी है अब, इसमें हम दोनों तरह से पढ़ते हैं, हार्ड भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो सॉफ्ट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। वो उनको कोई दुआ दे दो, कोई नात पढ़ने को कहो तो वो पेपर लेके नहीं जाएंगे, कोई गाना गाना हो किसी ने तो वो मोबाइल लेके, यहाँ तक कि अभी जो नए लोग मौलाना बन रहे हैं वो खुतबा भी किताब के बजाय मोबाइल पे देख के पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यू जनरेशन कुरान शरीफ भी वो मोबाइल पे पढ़ना पसंद करती है, उसको आसानी होती है उसमें, क्योंकि वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, कैरी करना आसान है। क्या आप कुरान शरीफ लें, उसकी बेद भी होती है उसमें, इसमें वज़ू की भी ज़रूरत, तो क्या है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके अंदर। ठीक है, तो एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जिन्होंने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया अभी तक, ठीक है, उनके लिए सिर्फ किताब चाहिए उनको। हम जैसे लोगों के लिए हम दोनों में कंफर्टेबल है। बल्कि मैं अब हार्ड कॉपी नहीं लेता, मैंने हार्ड कॉपी बांट दी है ज़्यादातर, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आ गई है। मेरे पास जगह नहीं है, ना घर में जगह है, ना यूनिवर्सिटी में जगह है। ठीक है, तो क्या है, और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है पुरानी किताबों को, तो मैं सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा रखता हूँ और अलग से बड़ी डेटा लेके इकट्ठा करके रखता हूँ। हाँ, जो पेज वेज चाहिए होते हैं उससे मैं प्रिंटर से निकाल लेता हूँ, वो सब हो जाता है उसमें, वो सब। लेकिन वो सर जब से ये स्क्रीन टाइम बढ़ा है और आपने जैसे बताया कि आपने अपने पीएचडी तक जो है हाँ, वो बुक्स को इस्तेमाल किया, हाँ, कंप्यूटर से जमा कराया था लिखकर, लेकिन ये है कि वो इतना आम नहीं था कि हर कोई व्हाट्सएप और फलाना। हाँ, लेकिन सर अब जो हो रहा है वो अब की जो रिसर्च करी है, न्यू जनरेशन की बात करें तो उन्हें वो आदत नहीं रही है, वो सॉफ्ट कॉपीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कॉपी पेस्ट इजी हो जाता है। और सर सबसे बड़े जो लेकिन influence पड़ता है ना, हाँ, कि वो जो रिसर्च, वो जो खूबसूरती और वो जो जहन में बैठती है ना, वो हार्ड कॉपी को ही लेकर बैठते हैं। यहाँ हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह जो है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह आपकी हमारी सोच होती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो होता है, Exactly. लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। आज जो दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता लोग हैं उनके बच्चे भी पेपर लेस टेक्नोलॉजी पे पढ़ते हैं, वो कामयाब हो रहे हैं, वो सही नई चीज़, वो इनोवेटिव भी हैं। ये क्या है, हर चीज़ में देखें, ज़िंदगी में बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, हर चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बहुत कम बाहर, सोशल लाइफ मेरी कम, यानी फैमिली लाइफ है, हम जाते हैं अपनी फैमिली, लेकिन ये नहीं कि हर प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, नहीं। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं नहीं। इसी तरह मेरे जो ग्रुप्स हैं वो नहीं, हर तरह के ग्रुप्स नहीं हैं, ज़्यादातर एकेडमिक या मेरे काम के हैं वो हैं। मैं सिर्फ उन ईमेल एड्रेसेस पे हूँ जिनमें हमारा जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड से मुतालिक लोग हैं उनके साथ हैं, और बाकी तो मैं ईमेल ऐसे ही, मेरे पास 100-150 ईमेल आती होंगी रोज़ाना, मैं सब ज़्यादातर डिलीट कर देता हूँ, ये सोच के मेरा क्या काम है इससे, अगर कोई ऐसी चीज़ भी है तो मैं मेरे किस काम की है। तो अगर मैं सबको पढ़ूँ
तो ज़ाहिर है फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें फोकस्ड रहना चाहिए। तो वही किताबें, वही लिटरेचर, वही काम, ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो हमारी इस काम से मुताल्लिक हों। सिवाय न्यू जनरेशन में इस चीज़ की थोड़ी कमी है। सर यहाँ पर एक अब कमी फास्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कमी हो या ज़्यादती हो, कुछ नहीं इससे फ़र्क पड़ता। यानी सर हमारा सॉफ्ट कॉपी से उस तरह का फ़ायदा ना लेना हमारी खुद की ज़हनी सोच है। बिल्कुल, हम इससे बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो कहते हैं निशान नहीं लगता, सब कुछ हो जाता है। ये मैं जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि अब मैं किताब नहीं लेता, मैं जिस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी मिलती है मैं नहीं लेता। पहले मैं पूरे थैले भर भर के लेकर आता था शुरू में कि भाई ये भी ले लो, पता नहीं मिले नहीं मिले, हर किताब ख़रीद लेता, चलो इसमें भी कुछ फ़ायदा होगा, इसमें भी कुछ फ़ायदा होगा, चलो कभी पढ़ेंगे, सब तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही करना चाहिए काम जो आपके लिए बेनिफिट का हो और वो जिसमें जो आपके एरिया से मुताल्लिक हो, ठीक है। और टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है, इसका इस्तेमाल अगर आपने सीख लिया, फ्रेंडली, ये बड़ी फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है और ये आपको सारा करके देगी। आपका पीएचडी बिल्कुल आसान कर देगी ये। आपने बताया कि लोग कॉपी कट पेस्ट करते हैं, उसके तोड़ के लिए भी प्लेजरिज्म चेक के ऐसे टूल्स आ गए हैं। आपका कोई पेपर, कोई थीसिस HEC नहीं मानती जब तक कि वो प्लेजरिज्म चेक हो के उसकी रिपोर्ट साथ नहीं लगाई जाए, ठीक है। प्लेजरिज्म चेक करने के तरीके हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कहीं भी आपने कुछ किया होगा वो आप बता देगा, आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। और आपका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। फिर यहाँ आपने चला भी लिया करियर, लेकिन चूँकि उस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आपको 5 मिनट में बता देते हैं कि भैया आपने क्या किया। हम खुद वो, मैं आपको ये मैंने लैपटॉप चेंज किया है, अभी लैपटॉप होता तो मैं आपको दिखाता कि हम भी किसी जगह भेजते हैं तो वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट के साथ भेजते हैं कि हमने अपने तौर पे चेक कर लिया है, ये उसकी रिपोर्ट आ रही है, लेस देन जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि लेस देन 19% होना चाहिए। HEC की रिक्वायरमेंट होती है कि लेस देन 19% होना चाहिए, तो हम उसको लगा के भेजते हैं। अगर ना भेजें तो वहाँ से जवाब आता है कि जी आपकी रिपोर्ट नहीं लगाई इसमें, ठीक है। तो हम पहले तसल्ली करते हैं कि ये है या नहीं है। तो उसका यानी जो उसको काउंटर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी ही है, सिर्फ काउंटर हो जाता है। तो आप टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल करें। एक बहुत जो आराम और सहूलत आज एक आम आदमी को हासिल है, वो पहले ज़माने में बादशाहों को भी हासिल नहीं था। मुग़ल बादशाह को ठंडा पानी पीना होता था, पता नहीं कहाँ से मटके का, हारून रशीद को पीना होता था, कहाँ से पानी, किस नहर का पानी आता था उसके लिए। यहाँ आप घर जाते हैं, वो फ्रिज खोलते हैं, जितना ठंडा चाहिए आपको, जैसा चाहिए आप फ़ौरन पी लेते हैं पानी को। आपको हवा चाहिए, वहाँ तो 2 लोग बादशाहों को हवा झलते रहते थे हर वक्त, और वो बैठा रहता था, उसकी प्राइवेसी भी नहीं होती थी कुछ, कभी कभी वही मार देते थे उसको। तो क्या है, अब ये कि आप घर में आएँ, ऐसे ही चलाएँ, पंखा चलाएँ ऐसे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक ब्लेसिंग है, एक इनाम है जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया और इसके बेनिफिट बहुत हैं। तो इसको, और इसी तरह सॉफ्ट कॉपी जो है, देखिए बैलेंस, अगर आप किताब से भी पढ़ें और 24 घंटे पढ़ते रहें तो ज़ाहिर आप पागल ही हो जाएंगे, लेकिन उसको भी बैलेंस करके पढ़ना होता है, इसको भी बैलेंस करके पढ़ना है। अगर आप तरीके से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, आपको छोटी स्क्रीन पे नहीं पढ़ा जाता, आप LED बड़ी लगा लें, बड़े अल्फाज में पढ़ लें। आप ये लोगों ने लगाई होती है अपने ऑफिसेज़ में, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो बैठ के काम कर रहे होते हैं आराम से, ताकि उनकी आंखों पे जोर नहीं पड़े। ये उसका हाल है ये, ठीक है। मसला ये है कि टेक्नोलॉजी का जो है हमारे यहाँ नेगेटिव यूज़ ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव हो नहीं रहा है। स्टडी ऊपर से 2 पेज पढ़ेंगे, डीपली स्टडी वो नहीं कर रहे हैं जो कहीं जाए रिसर्च के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो ये सिर्फ वो तो हर ज़माने में ऐसे लोग रहते हैं, हर ज़माने में होते हैं जो हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो अगर आप इसका अच्छा यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब यूज़ करेंगे तो ख़राब चीज़ है ये। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे लेते हैं। अच्छा, इसमें सारे रिसर्च किट वो हैं, पहले हम मैनुअल तरीके से रेफरेंस लगाते थे, 1 2 3 लिखते थे। ये मेरा वो लैपटॉप, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो होता तो उसमें ज़्यादा इजी हो, चुके वो मैं उसी पे काम करता हूँ। तो अब आप रेफरेंस ऊपर लगा दें, उसको दे दें, वो खुद ही सारा। अच्छा, फिर आपको पता चला एक नई चीज़ आपके पास आ गई, आपने वो बीच में डाल दी, वो सारी नंबरिंग खुद चेंज कर देगा। आपको कोई, पहले हम क्या करते, सब काटते रहते थे, 100 हवाले काटते थे, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं थी हाथ से, वो सारा कर देता है। इसी तरह आपको एंड नोट्स लगाने हैं, आपने फुट नोट लगाने हैं, वो आपकी सारी हेल्प करता है। ये सारा आपको करके देगा, सारा कुछ, सारा काम। यानी आपका एक तरह से खादिम है, आपका एक नौकर है, आप इसको जैसी। हाँ, बात ये है कि हम लोग
हम लोग कहते हैं हमने स्टडी की है, जबकि हम वो सिर्फ मतलब नस्बों से गुजार के कहते थे हाँ हमने निश्चय को पढ़ लिया, हमने अहादीस का मुताला कर लिया, हमने सब चीज़, जबकि मुताला ये नहीं होता। मुताला जो है पूरा ये होता है कि आप उसे पढ़ें, आप समझें, उससे अखज़ करें नतीजा। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हाँ ये किताब मैंने पढ़ी हुई है लेकिन क्या पढ़ा है ये नहीं। तो मुबालगा और मुताला ये मिक्स कर दिया। शायद ये वजह है कि हम लोग तहकीक के उस नहज तक पहुँच ही नहीं पाते जो हम काम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ मेरी अपनी हो राय सकता है। हाँ हाँ, नहीं अच्छी है आपकी राय, अच्छी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकली अंदाज से पढ़ें कि इसमें क्या चीज़, एक पेन लेके पढ़ें, उसमें नोट लगाएं, और ये कि जो काम की चीज़ों उसको कहीं पर आप अगर हाथ से लिखें, वरना तो उस पर कंप्यूटर पे अगर आपके पास, अगर आप आई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कुछ ना कुछ। वरना ये कि आप उसको कम से कम ये कर सकते हैं, उस सफ़े का प्रिंट ले लें, पूरी किताब में से वो हिस्सा, बस एक इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा फ़र्ज़ करें, तो वहाँ अगर आपको लगी 2-4 चीज़ें आपकी काम की या 10-20, तो आप उसको कंट्रोल प्रिंट पे जाएं तो आपको वो सफ़े निकल जाएंगे। तो ये निशान तो नहीं लगा सके आप उसका प्रिंट लेके उस पर निशान लगा के रखें, बजाय पूरी किताब रखने के हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फिर भी कोई मसला है, वैसे तो सब निशान लग जाते हैं। जो इतने मॉडर्न सब्जेक्ट्स आ गए हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, मेरा एजुकेशन है, हमारी तो किताबें जो है ना मार्केट्स के अंदर इस तरह अवेलेबल नहीं होती, तो वो सारी जो है ना ये ऑनलाइन जो है ना मौजूद होती है। तो उसकी वजह से भी हम लोग को मजबूर हैं कि ना ये ऑनलाइन रीडिंग करें या सॉफ्ट कॉपीज़ को ज़्यादा देखें बनिस्बत इसके कि ना वो हार्ड कॉपी की तरफ में। बिल्कुल सही। आइंदा तो होगा भी नहीं, आइंदा तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कम हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे देखिए, लोग जो टॉपिक करते हैं बैड इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। बैड इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो क्या ये सही है टॉपिक? सर मेरा ख्याल है कि इस पे रिसर्च वाला आर्टिकल तो नहीं लिखा जा सकता। नॉर्मली जैसे हम मज़मून वगैरह लिखते हैं सही, वो लिखे जा सकते हैं, कॉलम्स लिखा जा सकता है, लेकिन रिसर्च करके मेरा ऐसा ख्याल है कि ये रिसर्च। जी आप क्या कह रही हैं? सिर्फ बैड का वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ सिर्फ देखें, इसीलिए मैंने लिखा अगर आप ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक लेंगे तो देखने वाला सबसे पहले, जैसे आपने सवाल किया, जो आपका प्रपोज़ल वगैरह देख रहा होगा वो उसके जहन में व्हाट डज़ बैड मीन, यानी आप उसके जहन में यही सवाल आएगा। तो ऐसे टॉपिक में लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें अपने जो भी बनाएं कि बैड क्या आपके क्या। इसी तरह आपने कहा कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न। अब मैं आम सा आदमी भी अगर हूँ तो मेरे सामने सवाल आएगा ये किस टीवी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी मैं आपका प्रपोज़ल को, मैं उन लोगों में शामिल हूँ उस टीम में 1-2 तो वो होंगे जो आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बाकी आम लोग होते हैं, ठीक है। एक रजिस्ट्रार भी बैठा होगा, उसमें हो सकता है कोई वीसी भी बैठा हो, उसकी उन सब की फीड अलग अलग होती है। कुछ बाहर के वो भी होते हैं कि जो लोग, तो जहाँ भी आपका ये होता है, कुछ वो होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगह से आपकी हिस्सा, बॉडी का हिस्सा होते हैं। तो जिस तरह मेरे जहन में ये आ रहा है कि बैड इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न, कि विच टेलीविज़न प्रोग्राम का इन्फ्लुएंस, खाली टेलीविज़न में तो कुरान शरीफ की तिलावतें भी आती हैं और हदीस के प्रोग्राम भी आते हैं, हो सकता है कोई आपके पसंद के लोग भी आते हैं उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह के टॉपिक लेंगे तो फिर उम्मीद ना रखें कि आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, या फिर आप कहते हैं जी वो लोग अप्रूव नहीं करते। या इसी तरह देखें, हाँ अगर आप किसी एज़ वायलेंट कार्टून वगैरह की बात करें कि मैं फ़लाने वायलेंट कार्टून का क्या असर हो रहा है दिमाग पे लोगों के, तो फिर तो चलें बात समझ में आती है कि आप किसी ख़ास जो डिजिटल गेमिंग है इसके असरात की बात कर रही हैं। और इसी तरह से एज़ वायलेंट कार्टून्स की बात की है आपने। मेरे जहन में आया कि किस टीवी प्रोग्राम का जो बैड इन्फ्लुएंस है, पहले तो बैड पे ही मुझे एतराज़ है, फिर दूसरा आपने कहा टीवी के का ही बैड इन्फ्लुएंस पे हम बात करेंगे, तो मेरे तीसरा ये आएगा कि किस ऑडियंस पर, विच ऑडियंस। क्या टीवी का हर किसी पे बुरा असर होता है? बच्चों पे भी बुरा असर होता है, बूढ़ों पे भी बुरा असर। बूढ़ों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट की चीज़ है, बस कोई काम नहीं है, वो इसी को देखते रहते हैं घर में बैठे हुए। तो हाँ, अगर आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो ये क्या आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं या करते हैं तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जो आम आदमी या कोई ख़ुद वहाँ से सवालात उठें। हमेशा अच्छा सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए
बेड ना लेने की वजह क्या है? बेड ना लेने की वजह कि आप बोल रहे हैं कि बेड इस्तेमाल ना करें आप। यानी ऐसे अल्फाज हो सकता है किसी जगह पे सही भी हो ये लफ्ज़, यानी आप कहते हैं टीवी के किसी भी चीज़ के कहते हैं टेक्नोलॉजी का बैड इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लिए गलत हो, दूसरे के लिए गलत ना हो, तो आप उसको साबित तो करेंगे वो गलत कैसे। तो बैड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप स्पेसिफिक कर दें कि क्या कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कार्टून्स ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़, तो ठीक है कि गांव के बच्चे व्यूवर्स आपके रह जाएंगे ऐसे क्या है? इस तरह के टॉपिक्स लिए तो व्यूवर्स जो हैं हाँ। रीडर्स हैं वो आपसे हट जाएंगे इस तरह के टॉपिक से। ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें दूसरे भी पढ़ें इंटरेस्ट में और आपके पॉइंट पे आ जाए। तो जिस तरह आपने बताया ये अच्छा है कि स्कूल गोइंग बच्चों पे क्या असर आता है, हाँ, इसमें क्या हो रहा है। अब उसके जहन में सवाल नहीं आ रहा कि किस पे, तो हर आदमी सोचता है हाँ भाई बच्चे बहुत टीवी देखते हैं और कार्टून्स भी देखते हैं, और तो आप ये स्टडी बताएंगे कि जो बच्चे ज़्यादा कार्टून देखते हैं या ये वाले कार्टून देखते हैं उन पे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बजाय और नंबरों में पीछे जा रहे हैं। तो उससे समझ में आ जाएगा हर आदमी का इंटरेस्ट है कि उसके बच्चे जो है वो सही चीज़ें पढ़ें, तो वो चाहता है कि हेल्दी स्टडी इसके ऊपर हो कोई। तो आपने नेगेटिव कर दिया, बैड ही रखा, लेकिन आपने उसको रीफ्रेज कर दिया। लेकिन सर अगर हमारी रिसर्च कभी हुई नहीं है, हम पहले से उसको बैड कैसे कह सकते हैं? तो बैड ना लगाए, हाँ, नेगेटिव ना लगाए। ठीक है, आप या इम्पैक्ट्स कर दें उसको, खाली इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। तो अब आप रिसर्च करके बताएंगे एंड में, यानी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो पकड़ वाले हों, ठीक है। इन्होंने पूछा बैड ना लगाएं, नेगेटिव कर देते हैं, या आप इसका मतलब है आप पहले से स्टडी करने से पहले ही जजमेंटल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो पिछली स्लाइड दिखाई थी इसलिए दिखाई थी कि ऐसे कोई टॉपिक ना लें जो काबिल गिरफ्त हों, जैसे बैड इन्फ्लुएंसेस ऑफ टीवी। तो अगर आप गुड और बैड पहले ही लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप तो पहले से तय करके बैठे हुए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगरचे उसमें अच्छी चीज़ भी हो। आप जजमेंटल हैं पहले से, इसका मतलब नतीजा तो आप निकाल चुके हैं, माइंड पहले से बना चुके हैं। जबकि एक जो रिसर्चर है वो अनबाइज्ड होता है, अनप्रेजुडिस होता है। आप तो पहले से ही फ़लाने कार्टून के बारे में बैड सोचते हैं और ये सोचते हैं कि तो क्या है, हम क्या इसमें जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई लफ्ज़ जो काबिल गिरफ्त हो इस तरह का, जैसे हमने अभी बैड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये या ऐसा ओपन एंडेड हो कि मेरे जहन में सवाल आया कि बैड से क्या मुराद है। सवाल आया कि किस टीवी प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं और किस ऑडियंस पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। और वो अच्छे टॉपिक नहीं समझे जाते ऐसे जो भी होते हैं जो काबिल गिरफ्त होते हैं, जिसमें आपका पता आप जजमेंटल हैं, आप बाइज्ड हैं, आप प्रेजुडिस हैं, आप पहले से फ़ैसला करके आए हुए हैं। तो रिसर्चर तो रिसर्च करने के बाद कंक्लूजन निकालता है, आप तो अभी ही कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि भाई ये बैड है, ठीक है। तो यानी इसमें बहुत सी काबिल गिरफ्त चीज़ें हैं, इसमें ना इतना नैरो हो, आप देखा नॉट टू नैरो, जब भी कोई टॉपिक लें इतना नैरो भी ना हो कि आप काम ही नहीं हो सके उसके ऊपर, इतना ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए कि आप मसलन ब्रॉड का एग्ज़ाम्पल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द वेस्ट, लोग कहते हैं चलें ये टॉपिक, अब इस्लाम 1400 साल पहले से शुरू हुआ, वो तो आदम अलैहिस्सलाम का भी ये रिलीजन था, लेकिन आपने का इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम या इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ऑन मुस्लिम सिविलाइजेशन, तो क्या है ये एक बहुत ही ब्रॉड, क्या आप जब से पूरे वेस्ट के पूरी दुनिया के जो 58 इस्लामी मुल्क हैं उन पे असरात बताएंगे इस अपने थीसिस में? आप तो कह रहे हैं ना, आपने तो नहीं बताया कि पाकिस्तान के मुसलमान पे क्या असर पड़ा या सऊदी अरब के मुसलमान, फिर क्या जब से इस्लाम और वेस्ट शुरू से आखिर तक बताएंगे? आप ये कह दें कि जो पाकिस्तान क्रिएशन या पोस्ट 9/11 इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन मुस्लिम ऑन पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, या सिविलाइजेशन भी मत करें, आप कोई ख़ास चीज़ पे बताएं ऑन मीडिया कुछ एक, हाँ ये तो ये बहुत ब्रॉड था। अब इसको आपने छोटा कर करके मुख्तसर करें इसको। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम्पल आपको दी थी कि अगर आप ये कहें कि जी मैं सोशल मीडिया पे काम करना चाहता हूँ ना, कई लोग आते हैं, हाँ इम्पैक्ट ऑफ बिल्कुल इन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान,
या इस तरह की कोई चीज़ लें तो वो होता है। जैसे लास्ट टाइम कई लोग कहते हैं हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे, तो सोशल मीडिया पे काम करना क्या, अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया तो कई तरह का सोशल मीडिया है। नहीं, कई लोग कहते हैं हम सर मीडिया के हवाले से रिसर्च करना चाहते हैं, इस्लाम एंड मीडिया, सही है ये टॉपिक नहीं है ना? क्या होना चाहिए? अब मीडिया तो कई तरह का है, सोशल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और वेब मीडिया, और किस पे काम करना चाहते हैं आप। फिर इसी तरह से हमने और उसको नैरो डाउन किया और क्या किया, फिर उसने कहा जी अच्छा मैं टीवी पे काम करना चाहता हूँ। ये जो फिर टीवी में भी बहुत सारे के इम्पैक्ट ऑफ विच प्रोग्राम ऑन विच काइंड ऑफ ऑडियंस, वो बताएं आप ये। तो क्या पूरी दुनिया के टीवी चलते हैं, उनके इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन मैनकाइंड, ये भी सही नहीं है। सारी दुनिया के आदमियों पर नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते, बहुत ब्रॉड स्टडी है। ऑन पाकिस्तान, ये अभी भी ब्रॉड है। फिर आप बताएं ऑन चिल्ड्रन, फिर कौन से चिल्ड्रन, प्राइमरी चिल्ड्रन या सेकेंडरी जो स्कूल के, ये जो चीज़ें हैं इसको आप छोटा करते चले जाएं। ये भी कर सकते हैं आप एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट पे क्या, ये जितनी बड़ी स्टडी है, 4 साल का है तो उसके लिए ना करें, उसके लिए थोड़ा। फिर ये भी कर सकते हैं अर्बन और रूरल जो बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन मीडिया के। तो इस तरह से हमने इसको छोटा, और बहुत छोटा सा भी ना होना चाहिए कि वो आप उस पर कुछ काम ना कर सकें। तो ये हम सीख रहे हैं कि इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और लोग जब उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर आप लोग नाराज़ होते हैं लोग कि ये टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो रहा, इतना अच्छा टॉपिक है, इतना, तो इस तरह से लोग करते हैं, उसको चेक करते हैं। कॉन्टेक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्या होती है, देखें लिखा हुआ है इसमें, फ्रॉम, एक ही रिसर्च एक जगह होती है, आप जो है, चलें वेलकम आप दोनों को भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आइंदा फिर कोई और आएगा तो हम उसमें कुछ चीज़ें जो बात की हमने वो दोबारा से भी बहुत सारी बातें हैं, चलें देख लीजिएगा। कॉन्टेक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही रिसर्च कहीं हुई हो, आप पूरा थीसिस देख लें उसका। मिसाल के तौर पे चार्टर ऑफ मदीना का मलेशिया में लोगों ने, एक मैंने पेपर देखा कि वो कैसे उन्होंने उसको किया है कि चार्टर ऑफ मदीना जो है वो मलेशिया की सोसाइटी से के लिए भी वही है, वहाँ भी बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो ये उन्होंने मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में किया है। आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले लें कि ये भी एक मुसलमान मुल्क है, इसमें भी इतने तरह के लोग यहाँ हैं, पाकिस्तान में इतने ईसाई हैं, इतने हिंदू हैं, इतने फ़लाँ हैं, और चार्टर ऑफ मदीना की रोशनी में आप कैसे उनके दरमियान हारमनी पैदा कर सकते हैं। मलेशिया ने कहा उसकी रोशनी में हम कैसे एक इस सोसाइटी को एक क्या कहते हैं हारमोनियस सोसाइटी बना सकते हैं, कैसे इसके अंदर हाउ टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस थ्रू जो है वो हारमनी। जब हारमनी होगी तो कैसे तरक्की इस मुल्क में आएगी, इसके हवाले से। तो आप इसी चीज़ को, उसी तरह की चीज़ को देखकर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कर लें, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा चीज़ें वैसी होंगी लेकिन कई चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ज़ाहिर हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट है, हमारे यहाँ जो रहने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग डिफरेंट हैं उनसे, और ये कि हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो उसमें रहते हुए किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, लेकिन सर टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त ये भी देखना चाहिए मेरे ख्याल से कि इस पे स्टडी पहले कितनी हो चुकी है, और अगर बिल्कुल थोड़ी स्टडी है तो उसमें से हमें आइडियाज़ कम मिलेंगे और वो टॉपिक के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होगा। मतलब अगर स्टडी बिल्कुल कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि पहले कितनी स्टडी हुई है, लेकिन रिसर्च हमेशा इसी तरह से होती है जिस पर काम नहीं हुआ हो, या तो बिल्कुल नहीं हुआ हो, या कम हुआ हो, या यानी अभी क्लियर, या उसके कई एक ऐसे पहलू हों जो रह गए हों, उन पहलुओं को उजागर आप करते हैं कि भाई ये इस पर स्टडी तो हुई है, लेकिन इसका ये वाला जो दिस इज़ द निगलेक्टेड पार्ट एंड पोर्शन एरिया, दिस डायमेंशन इज़ द निगलेक्टेड वन,
तो मैं इस पे काम करूँगा। आप बताते हैं, आप एतराफ़ करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है, और बताएं उन्होंने ये किताबें लिखी, उसमें ये किया वो किया। तो लेकिन उससे आगे का काम मैं इसमें कर रहा हूँ। जैसे कई किताबें होती हैं, इसके अंदर लिखा होता है कि ये 13वीं सदी तक के उलमा की कंट्रीब्यूशन पे किताबें हैं। अब इसका मतलब है 14वीं और उससे अब तक का वो मिसिंग है, वो कोई उससे आगे वाली किताब लिखे। ये तो आप बताएं कि लोगों ने काम किया है, लेकिन 13वीं तक का एक सिग्निफिकेंट काम मिलता है, मिसाल है एक सर, लेकिन इसके बाद का काम नहीं मिलता, तो उस पर आप वो करें। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस पे हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने आना है और आप लोगों का टाइम भी हो गया है जाने का। तो बस ये हम लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते कहते हैं सर टाइम नहीं है, बस आप बता दें कोई ऐसा जिसमें बहुत मटेरियल मिल जाए, बस काम ख़त्म। हम जो है वो क्या कहते हैं PhD कर लें, रिसर्च बाद में करते रहेंगे, पढ़ना नहीं पड़े सर, टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी बहुत मसरूफ़ियत है, 2 जॉब करता हूँ बस मुझे तो इस तरह का हम लोग सोचते हैं कि जिस पे बहुत मटेरियल मिल जाए उस पे काम करें। जबकि होता ये है कि वो एरिया देखा जाता है जिस पे काम की ज़रूरत हो, नीड बेस्ड होना चाहिए, जिस पे काम की ज़रूरत हो तो कारआमद और मुफीद होगा, और ऐसे एरियाज़ लेने चाहिए जिससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा भी हो रहा हो। ठीक है, कल हम और इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू में आपने बात की, बस इसको देख लें आप लोग खुद ही कि रिव्यू जब करते हैं, जो प्रपोज़ल होता है उसमें भी आप बताते हैं कि एग्जिस्टिंग रिसर्च इतनी हुई है इसके ऊपर। अगर आप ये लिख देंगे इस पर अब तक काम नहीं हुआ, तो जो आदमी वहाँ बैठे हुए हैं वो पागल तो नहीं है, उसमें से बास तो वही हैं जो आपके डिपार्टमेंट के हैं लोग हैं, कोई एक्सपर्ट आए हुए होते हैं, वो पढ़ते लिखते रहते हैं, वो दुनिया घूमे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये तो ऐसी, मैंने इस पर कई 10 किताबें तो मैंने ही पढ़ी होंगी, इस पर 10 आर्टिकल पढ़े होंगे। तो ऐसे हम नहीं कह सकते। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है उसको आप रिव्यू करें, उसमें जो चीज़ें हैं वो उसका एतराफ़ करें और बताएं कि ये चीज़ें इसमें, अच्छा न्यू रिसर्च नीडेड, ये भी बताएं कि इसमें ये काम हुआ है और इसमें ये वाली रिसर्च की ज़रूरत है, इस पहलू को। और कॉन्टेक्स्ट भी बताएं कि ये काम अगर हुआ है तो फ़लाने कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में काम करने की ज़रूरत है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इस पे काम नहीं हुआ। ठीक है, चलें आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना ही है, थोड़े को आप लोग बहुत जानें। देखिए कोई भी काम आप करके छोड़ दें तो उसका कभी ना कभी बेनिफिट होता है, अगर उसके अंदर कोई दमख़म है, कोई चीज़ भी है। ये तो हम सोचते हैं कि कोई इसको नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप, और हमारे यहाँ ये होता है कि हम कितना मोटा थीसिस बनाएं, 20,000 अल्फाज काफ़ी होते हैं MPhil के लिए, 40,000 अल्फाज जो हैं, तो उसको हम लोग ना इर्रेलेवेंट बहुत लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करें, नमाज रोज़ा हज ज़कात की चीज़ें डाल देंगे, और मैं आपको कल बताऊँगा कि बाहर के जो लोग लिखते हैं ना, आर्टिकुलेशन ऑफ एन आइडिया, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है, कैसे अपने आइडिया को आर्टिकुलेट करते हैं। हम एक लफ्ज़ बताने के लिए बड़ी बड़ी हदीसें लिख देंगे, एक अरबी लिख दी, फिर बहुत खुला करके तर्जुमा लिख दिया उसका, उसमें एक आप ये लिख दें कि अल्लाह ताला ने इतनी जगह ममानियत की है किसी का मजाक उड़ाने की, बस आप कुरान क्यों लिख दें, कुरान लिख दें और उसका चैप्टर डाल दें, आगे वर्स नंबर डाल दें, बस काफ़ी है। कितनी जगह, सारी जगह लिख दें लाइन से, आप 10 जगह अगर ममानियत तो 10 जगह लिख दें, लेकिन क्या करें, सिर्फ बताएं ममानियत की है किसी का मजाक उड़ाने की, सूरह हुजरात का नंबर डाल दें, उसकी आयत का नंबर डाल, और जहाँ जहाँ है वो नंबर डाल दें। लेकिन हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो फिर थीसिस कैसे लिखेंगे, तो हमने वो सारी आयतें लिखनी है ताकि 10 सफ़े भर जाएँ। हाँ, आप कह देंगे हदीस में बहुत जगह एक दे दें हदीस सैंपल के लिए, बाकी दे दें कि आजकल हदीस के नंबर होते हैं, अबू दाऊद हदीस नंबर तिरमिज़ी, सफ़ा की भी ज़रूरत नहीं है, हदीस नंबर दे दें बस उस टेक्स्ट के अंदर।